हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो इसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, है ना, किस तरीके से जो कोल्ड वॉर एरा में जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लेकर के चला था इंडिया ने। नॉन अलाइन मूवमेंट हम लेकर के चल रहे थे। ओके, तो चैलेंजेस वगैरह चीजें हमने जानी कि हमारे एक्सटर्नल जो चीजें हैं और इंटरनल चीजों को जो है दोनों अफेक्ट करती है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। ओके, आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी के था, ये जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। डीपीएसपी पार्ट 4 में दिए गए हैं संविधान में, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, तो कोल्ड वॉर जो एरा चल रहा था, तो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, दो कैंप में वर्ल्ड, यूएसए और यूएसएसआर। तो उस टाइम पर जो है जो नई नई कंट्रीज जो इमर्ज हो रही थी, डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, तो नए नए देश जो है आजाद हो रहे थे। तो वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है उनको, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ओके, तो उन्होंने जो है किसी को मतलब कि इनको भी ज्वाइन नहीं करना, इनको भी ज्वाइन नहीं करना, जो है अपना इंडिपेंडेंट रहना है। तो वही जो है नॉन अलाइन मूवमेंट लेकर के चले थे। ओके, तो इसमें इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। इंडिया ने भी एक लीडरशिप का रोल प्ले किया था। नेहरू जी का क्या रोल था, जो फॉरेन पॉलिसी थी, क्योंकि उस टाइम पर जब देश आजाद हुआ था ना, तो उसके बाद नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, तो वो ही जो है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री भी लेकर के चल रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, सॉरी। तो फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे, तो वो भी जो ना फॉरेन मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे, यही जो है फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहे थे इंडिया की। 2 कैंप से डिस्टेंस बना कर के रखना, जो यूएस का नेटो चल रहा था, ठीक है? यूएस जो है, ओके, तो इनका जो है इन्होंने अपने सैटेलाइट स्टेट बना लिए थे, जैसे कि कई सारे जो देश थे इनके जॉइन कर लिए थे नेटो को, है ना? इनका ग्रुप जॉइन कर लिया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाई गई थी। ओके, तो मतलब कि एक भी मेंबर पे अटैक किया जाता है नेटो के, तो वो सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा। यूएसएसआर ने वॉरसॉ पैक्ट बनाया था, पर यूएसएसआर जो है उसका वॉरसॉ पैक्ट ज़्यादा चला नहीं। नेटो आज भी है। इसी नेटो को यूक्रेन जॉइन करना चाहता था। ओके, फिर यूएसएसआर जो है 1990s में इसका ब्रेक हो गया। तो 15 देश थे इसमें, तो 15 देश में से जो है सबसे जो बड़ा देश निकल के आया रशिया। ओके, तो रशिया जो है आज के टाइम पर जो लेगेसी लेकर के चल रहा है यूएसएसआर की। ओके, तो इसमें से 15 कंट्रीज़ निकल के आई थी। तो ये ब्रेकडाउन हो गया था, तो यूनिपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर आ गया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जो है सॉरी, वर्ल्ड वॉर जो है सेकंड के बाद में, ओके, तो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। उसमें ना 2 पार्ट जो 2 कंट्रीज़ थी वो पावरफुल थी, ठीक है? यूएस था और यूएसएसआर था। सोवियत यूनियन भी कहते हैं यूएसएसआर को। फिर जो है 1990s में जो है यूएसएसआर से 15 कंट्रीज निकली, तो इसमें से रशिया सबसे पावरफुल था। ओके, तो उस टाइम पर 1990s के बाद में कहा जाता था कि यूएस जो है यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, अब जो है सिर्फ यूएस ही पावरफुल है, ठीक है। फिर बाद में मल्टीलेटरल जो आ गया वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें जो है बहुत सारे देश पावरफुल बन गए, हमारा देश भी एक पावरफुल कंट्री निकल के आया। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अफ्रो एशियन यूनिटी भी देखने को मिली हमने किस तरीके से, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ थी नई-नई जो आज़ाद हो रही थी, और एशिया में भी जो है नए-नए, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया। कॉलोनियल रूल जो है फ्रेंच हो गए, डच हो गए, ठीक है? तो इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था, जैसे इंडोनेशिया को जो है डच ने कंट्रोल करके रखा था, है ना? तो ये भी फ्री हुए, तो ये सब भी था। अब ना चाइना के साथ में हमारी जो है, पहले हमारे रिलेशंस अच्छे थे चाइना के साथ में, उसके बाद में जो है पाकिस्तान के साथ में, तो भई पाकिस्तान तो पहले से ही जो ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था उसने, है ना? पार्टीशन के दिन ही इतना ज़्यादा जो है कम्युनलिज़्म जो था उसकी वज़ह से वॉयलेंस हुआ, रिलीजन के नाम पे लोगों को मारा गया, है ना? तो पार्टीशन में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला था। बाकी चाइना की बात करें, तो क्या कहा जाता है इंडिया को कि इंडिया जो है 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, ठीक है? पाकिस्तान की साइड और चाइना साइड भी। चाइना जो है शुरू-शुरू में लगा था हमारे यहाँ के देश के लीडर्स को कि चाइना जो बिल्कुल अटैक नहीं करेगा, हिंदी चीनी भाई-भाई लेकर चल रहे थे। बाद में जो है चाइना ने अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर। तो तिब्बत को अनेक्स कर लिया था, चाइना ने कब्ज़ा कर लिया था तिब्बत को 1959 में। पहले हमारा बॉर्डर जो है तिब्बत के साथ लगा करता था। तिब्बत के जो दलाई लामा थे उन्होंने हमारे यहाँ जो है शरणार्थी बन के आ गए थे।
तिब्बत ने जो है जो तिब्बत को कब्ज़ा कर लिया था चाइना ने और, ठीक है? तो पहले हमारा बॉर्डर जो देखो चाइना से उतना नहीं लगता था, चाइना से बस इतना ही एरिया लगता था, ठीक है? तो यहाँ पर जो है पूरा बॉर्डर हमारा तिब्बत के साथ लगता था। तिब्बत और इंडिया की बॉर्डर को आईटीबीपी गार्ड करते हैं, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ओके? ये भी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ होती हैं। जब कोई वॉर वाली सिचुएशन आती है तो आर्मी आ जाती है, ठीक है? बाकी टाइम जो है ये गार्ड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो देखो ये अक्साई चिन कब्जा कर लिया था चाइना ने 1962 में। ओके, ये सब भी आपको समझाया था। अभी जो है हमको यहाँ से देखना है। 1962 की वॉर हुई थी, तो हिंदी चीनी बाय बाय हो गया। तो चाइनीज़ इन्वेजन, चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। 2 डेवलपमेंट्स हुए थे उस टाइम पर 1962 में, जिसकी वजह से टेंशन हो गई थी हमारे रिलेशंस में जो चाइना के साथ में। चाइना ने कब्ज़ा किया पहले तो तिब्बत को 1950 में, ओके, और फिर रिमूव कर दिया जो हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द 2 कंट्रीज़। पहले चाइना जो तिब्बत था बफर की तरह था, ठीक है? तो चाइना से हम दूर थे, तो चाइना से हमें उतना खतरा नहीं था उस टाइम पर। फिर बाद में जब तिब्बत को अनेक्स कर लिया, चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, तब सिचुएशन खराब हो गई, है ना? जो बफर था हमारे बीच में वो खत्म हो गया, ठीक है? तो इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना अपोज़ नहीं करते थे ओपनली। पहले जो है हमारा देश जो उतना ओपनली नहीं बोलता था कि चाइना तुमने ये ठीक नहीं किया, चाइना तुमने अपोज़ क्यों किया? अब ना जब चाइना अगर ऐसे हमारे देश के ऊपर कुछ कमेंट करता है ना, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ कमेंट कर दिया या फिर अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ कमेंट कर दिया, है ना? तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी अब उनको जवाब देते हैं, ठीक है? दलाई लामा को जो है विश करते हैं बर्थडे। ओके, पब्लिकली गवर्नमेंट का विश करना बहुत ही बड़ी चीज़ माना जाती है क्योंकि ना दलाई लामा जो है तिब्बत से आके जो इंडिया में बैठे हैं, है ना? क्योंकि जो है वो अपने देश पहले तो देश था ना तिब्बत, चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। ओके, जब और ज़्यादा समझ में आने लगी इन्फॉर्मेशन वगैरह पता लगने लगा कि तिब्बत की कल्चर को भी सप्रेस कर रहा है चाइना, तब जो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा खुली, है ना? तो इंडियन जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं दलाई लामा, तो उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया इंडिया में 1959 में। तो तिब्बत के जो दलाई लामा थे हमारे देश में आ गए थे। तो चाइना ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अलाउ कर रही है एंटी चाइना एक्टिविटी जो इंडिया से हो रही है, ठीक है? मतलब कि इंडिया के अंदर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है एंटी चाइना एक्टिविटी होने को, ठीक है? क्योंकि हमने दलाई लामा को जो है पॉलिटिकल असाइलम दे दिया था, हमारे देश में रहने दिया था उनको इसलिए। तो चाइना ऐसी बातें करने लगा था, ओके? तो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है तो ये भी शुरू हो गया था, ठीक है? मतलब इंडिया कहता था कि भई बाउंड्री जो है ना मैटर सेटल हो गया था कॉलोनियल टाइम में, पर चाइना कहता है कि एनी कॉलोनियल डिसीजन अप्लाई नहीं होगा। मतलब ब्रिटिशर्स ने ना बाउंड्री से रिलेटेड चीज़ें बातचीत हो गई थी और वो सब सॉल्व हो गया था, पर चाइना ये बात को मानने तैयार नहीं था, ठीक है? कि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी ना उनकी जो है डिसीजन को नहीं मान रहा था। मेन डिस्प्यूट जो था वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर, तो वेस्ट में और ईस्ट में जो लॉन्ग बॉर्डर है ना यहाँ पर देखो अम, ये देखो ये ईस्टर्न साइड में और ये वेस्टर्न साइड में, तो ये वाली जो बॉर्डर है ना यहाँ से और यहाँ अरुणाचल प्रदेश साइड की जो बॉर्डर है ना यहाँ पर मेन डिस्प्यूट था। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है तो वो हमेशा दूसरों देश की जो ज़मीन को कब्ज़ा करता ही है। ओके, तो चाइना ना क्लेम करता है, बोलता है कि जो 2 एरिया है ना इंडियन टेरिटरी के, इंडिया में जो अक्साई चेन है ना लद्दाख रीजन में जम्मू एंड कश्मीर के पास में जो सॉरी लद्दाख है वहाँ पर और अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, कहता है कि नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर एजेंसी कहते थे पहले, तो ये वाले एरिया को अरुणाचल प्रदेश वाले, उनको क्लेम करता है जो कि इंडिया के पार्ट है। चाइना की हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है, उलझा के रखते हैं दूसरे देश को, ठीक है? उनके एरिया पे कब्ज़ा कर लेते हैं, टेंट लगा के भेज देते हैं, ठीक है? और कहते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर तो हम रहते हैं, ये एरिया हमारा है। तो ये इरेक्टिंग टेंट करके लगा के ये लोग क्लेम करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी रहती है चाइनीज़ सेटलर्स। ये क्या करते हैं चाइनीज़ लोगों को बैठाने लगते, बसाने लगते हैं वहाँ पर गाँव और फिर कहते हैं ये गाँव तो हमारा, हमने हमारे यहाँ बहुत पहले से था, ये एरिया हमारा है। तो ऐसी हरकतें करता है चाइना, ठीक है?
तो बिटवीन 1957 से लेकर के 1959 तक चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था अक्साई चीन एरिया को, ठीक है? और वहाँ पर रोड वगैरह बनाने लगा था, ठीक है? तो अक्साई चीन वाला एरिया जो है, अभी भी जो चाइना के कंट्रोल में है। जैसे पीओके वाला एरिया है ना पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं जिसको, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वैसे ही अक्साई चीन जो है वो कब्ज़े में है चाइना के। तो बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन वगैरह भी किया गया टॉप लीडर्स के द्वारा भी, पर डिफरेंस जो है सॉल्व नहीं हुई क्योंकि चाइना चाहता ही नहीं है डिफरेंस को सॉल्व करना, ओके। तो कई सारी स्मॉल बॉर्डर्स जो हैं, वो भी जहाँ पर आर्मी रहती है, मतलब कि जो बॉर्डर है ना वहाँ पे थोड़ी बहुत झड़प भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं। डोकलाम लैंड जो स्टैंड ऑफ हुआ था, है ना? तो ऐसे ही ना छोटे-छोटे झगड़े करता रहता है चाइना के जो आर्मी ना, ये मतलब इन लोग को शांति पसंद नहीं है, ये जानबूझ के उलझाने की कोशिश करते हैं, ओके। तो तो इस टाइम पे ना पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था ना, उनका अटेंशन जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे था। 1962 की बात है जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, ठीक है? जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, यूएसएसआर ने क्या किया था, क्यूबा है एक देश, ठीक है? तो वहाँ पर जाकर के मिसाइल्स रख दी थी अपनी। न्यूक्लियर मिसाइल, सोचो यूएस के बिल्कुल पास में ही है क्यूबा, ठीक है? तो यूएस की जो यहाँ पर रख दी थी मिसाइल्स, अब ना यहाँ पर टेंशन बढ़ने लगी थी। यूएस ने क्या किया, यहाँ पर अपनी नेवी को तैनात कर दिया था क्यूबा के आसपास। तो ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए क्योंकि इन्होंने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पर रख दी थी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी उस टाइम पर, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी। ओके, 2 सुपर पावर्स आपस में लड़ रहे थे, मतलब कि कोल्ड वॉर चल रही थी। सामने से नहीं लड़ रहे थे पर दिखा रहे थे, है ना? कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ठीक है? हथियार बना रहे थे अपने खूब सारे, न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे थे इनके खूब सारे, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इस टाइम पर इन्होंने रख दी थी, बाद में ये शांत हो गई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल वापस जो है अपने देश में बुलवा ली थी। ओके, तो चाइना ने उसी टाइम पर, उस टाइम का ना जब देश पूरा मतलब वर्ल्ड जो है उलझा हुआ था इन सब चीज़ों में कि भई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, उस टाइम पर चाइना ने जल्दी से जो है स्विफ्ट फटाक से जो है मैसिव एक्शन लिया, इन्वेजन किया, हमारे देश में अटैक कर दिया था 1962 अक्टूबर के टाइम पर। ओके, डिस्प्यूटेड रीजन में। तो अरुणाचल प्रदेश साइड और अक्साई चिन साइड दोनों साइड से उसने हमला किया था। फर्स्ट अटैक जो है 1 हफ्ते जो रहा, ठीक है? और चाइनीज़ फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया एरियाज़ अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ को कैप्चर कर लिया। सेकंड वेव अटैक रखा नेक्स्ट मंथ में। अगले महीने जो है फिर से अटैक किया इन्होंने। इंडियन फोर्सेस जो है ब्लॉक कर रही थी चाइनीज़ फोर्सेस को, ठीक है? एडवांस में वेस्टर्न फ्रंट ऑफ लद्दाख में, पर जो ईस्ट में चाइनीज़ जो है मैनेज कर लिए थे और एंट्री कर लिया था उन्होंने असम के प्लेन्स में। तो क्या हुआ था कि देखो अरुणाचल प्रदेश साइड ना जो है इन लोग एंट्री कर गए थे, वेस्ट में जो है लद्दाख साइड हमने इनको ब्लॉक कर लिया था, पर ये जो है यहाँ से एंट्री कर लिया था इन्होंने असम प्लेन्स में। चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि यूनिलैटरल सीज़फायर, मतलब इन्होंने पहले तो एरिया कब्ज़ा किया और फिर खुद ही बोल दिया कि हाँ, अब सीज़फायर करेंगे, मतलब कोई भी फायर नहीं करेगा सामने से और हम भी नहीं करेंगे। तो अकेले ही इन्होंने सीज़फायर डिक्लेयर कर दिया। ओके, और ट्रूप्स को लेकर के चले गए वापस। तो मतलब कि अटैक करके खुद ही जो है फिर वापस चले गए। तो ये इन्होंने खेला था। चाइना की जो वॉर थी उसकी वज़ह से इंडिया की इमेज जो है घर में भी और बाहर भी सारी बर्बाद हो गई थी, ठीक है? मतलब कि चाइना की वज़ह से ना मतलब मौका ही नहीं मिला, इतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी, हार ही गए थे समझो, है ना? सिचुएशन ही खराब थी उस टाइम पर। तो एक तो हमारा नया-नया देश आज़ाद हुआ था, उतना बजट भी नहीं था डिफेंस में खर्च करने के लिए और जो हमारे यहाँ के लीडर्स थे, जैसे नेहरू जी की पॉलिसी थोड़ी शांति की तरफ लेकर के चलना। अच्छा-अच्छा सोच रहे थे कि चाइना जो है अच्छा है, भाई है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें चल रही थी, पर जो है उसने अटैक कर दिया, तो इनकी सारी चीज़ें धरी रह गई थी। तो हमारी इमेज वर्ल्ड लेवल पे भी खराब हो गई थी। इंडिया ने अप्रोच किया था अमेरिकन्स को एंड ब्रिटिश को ताकि मिलिट्री असिस्टेंस मिल सके हमको, ताकि हम जो इन क्राइसिस से, इस सिचुएशन से डील कर सकें। ठीक है? अमेरिकन्स और ब्रिटिश से हमने हेल्प भी माँगी थी, मिलिट्री असिस्टेंस। सोवियत यूनियन जो है न्यूट्रल रहा था उस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब रशिया जो है यूएसएसआर जो था उस टाइम पर, उसने कोई भी चीज़ मतलब ना चाइना की साइड में बोला, ना इंडिया के साइड में बोला।
तो सेंस ऑफ एक नेशनल ह्यूमिलिएशन भी देखने को मिला था, मतलब वॉर हार जाना, जो देश हार जाता ना उसमें बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। हमारे जो कई सारे जो जवान थे, ठीक है, आर्मी के जो लोग थे वो शहीद हुए थे। ओके, तो पर नेशनलिज्म भी उस टाइम पर बहुत बड़ा था। जो है ये देखो ये कह रहा है कि मैंने अपने ग्रैंडफ़ादर से सुना है, नेहरू जी जो है रोने लग गए थे, मतलब उनकी आँखों में आँसू आ गए थे पब्लिक में, जब लता मंगेशकर जी ने जो सॉन्ग गाया था, जो ठीक है, मेरे वतन के लोगों जो उन्होंने गाया था 1962 की वॉर के बाद में, ठीक है? हमारे जो है सिपाही जो हमारे आर्मी मैन थे वो भी शहीद हुए थे। ओके, तो नेशनलिज़्म की फीलिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी उस टाइम पर, ठीक है? तो जो टॉप के कमांडर्स थे उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था, ओके? और वो रिटायर भी ले लिया था, उन्होंने रिटायर भी हो गए थे, ठीक है? तो उस टाइम पर क्योंकि ना बहुत ही जो मतलब वॉर की सारी चीज़ें पहले से इंटेलिजेंस को काम करना चाहिए था, समझना चाहिए था, चाइना के इंटेंशंस को पता लगाना चाहिए था। तो वॉर के बाद में 1962 के बाद में कई सारे लोग जो हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है? और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। नेहरू जो है उनके क्लोज़ एसोसिएट जो थे डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णन मेनन जो कृष्णा मेनन थे, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है? अपना कैबिनेट छोड़ दिया था इन्होंने। ओके, तो नेहरू जी हैं, उनको भी झटका लगा था इससे, ठीक है? मतलब ऐसे कैसे हो गया? देश की बात थी ना, तो सब लोगों को झटका लगा था, ठीक है? तो नेहरू जी हैं, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिला था क्योंकि जवाब देना पड़ता है। अगर कोई आप एक्शन लेते हो, आप गवर्नमेंट में पावर में ज़रूर हो। अगर आज के टाइम पर कुछ होता है, अपोज़िशन भी है, देश के लोग जवाब माँगते हैं आपसे, आपने क्या किया, है ना? ऐसे कैसे हो गई सिचुएशन? तो इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप कैसे निभा पाए चाइनीज़ इंटेंशन को, है ना? चाइना ने ऐसे कैसे कर दिया? हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थी? लाइक मतलब प्रिपेयर्डनेस क्यों नहीं थी उतनी? ओके, डील क्यों नहीं कर पाए सिचुएशन से? ओके, तो फर्स्ट टाइम देश में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया गवर्नमेंट में, ठीक है? और डिबेट किया गया लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, अगर पास हो जाता है तो गवर्नमेंट खत्म, मतलब फिर से इलेक्शन होंगे, दोबारा से जो है गवर्नमेंट चूज़ की जाएगी। ओके, और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ जो है लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मूव किया गया था, डिबेट की गई थी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई थी, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था नेहरू जी को, है ना? कि ऐसे कैसे हो गया? आपने भापा क्यों नहीं? चाइना के इंटेंशन आप क्यों क्यों नहीं समझ पाए, ठीक है? तो कांग्रेस जो है फिर उसके बाद में उन लोग इलेक्शंस भी हारे थे, लोकसभा के। लोग लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं ना कि उनका देश हार गया, है ना? मतलब कि देश में ऐसे कैसे हो गया? इतने सारे सिपाही शहीद हो गए थे। चाइना ने हमारा एरिया भी कैप्चर कर लिया था। ओके, तो एक ह्यूमिलिएशन भी था। तो ये जो है इलेक्शंस भी हारे थे। पॉलिटिकल मूड जो था कंट्री का फिर से बदलना शुरू हो गया था, है ना? अभी ना सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट ने अफेक्ट कर दी थी अपोजिशन को भी। दूसरे साइड में भी थे ना जो अपोजिशन थी वो भी अफेक्ट हुए थे इससे। इसकी वजह से ना चाइना और सोवियत यूनियन जो है मतलब कि जो अपोजिशन पार्टी थी ना हमारे देश की, तो उसमें भी ये चीज़ें बदले देखने को मिली थी। क्योंकि ना चाइना और जो सोवियत यूनियन के बीच में भी जो है जो गिफ्ट बढ़ता जा रहा था, ओके। तो जो अपोजिशन थी, तो अपोजिशन देखने को मिल रहा था, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर भी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी डिवीजन हो गया था, प्रो यूएसएसआर मतलब यूएसएसआर को जो सपोर्ट करते थे, उनकी फॉलो करते थे, ठीक है? तो वो जो थे सीपीआई के अंदर ही रह गए थे एंड दूसरे जो थे क्लोज हो गए थे, कांग्रेस से जुड़ने लगे थे कुछ लोग। मतलब कि 2 फैक्शन क्रिएट हो गए थे सीपीआई के अंदर, जो हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसमें ही। ठीक है, एक जो था प्रो यूएसएसआर तो वो कांग्रेस के साथ में क्लोज में थे, ओके। और जो दूसरे वाले थे वो क्लोज जा रहे थे चाइना के, ओके, अगेंस्ट थे एनी टाइज विद कांग्रेस। कांग्रेस के साथ में मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी ना उसके साथ में ये लोग जो है अगेंस्ट में थे, ओके, जो चाइना के साइड में थे वो लोग। मतलब सीपीआई में भी 2 तरीके से थे, एक यूएसएसआर एक वो जो चाइना वाले। तो पार्टी स्प्लिट हो गई थी 1964 में और जो लीडर थे वो फैक्शन में मतलब कि जो दूसरे वाले थे ना जो चाइना की सपोर्टर थे, मतलब कि चाइना की चीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे ना, माओ जो थे चाइना के उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडिया को चेंज करके जो है रेवोल्यूशन लेकर के आए थे और कब्जा किया था देश में। तो वही आइडिया जो है हमारे देश में सीपीआई लेकर के चलती थी कि जो है पीजेंट वगैरह का रेवोल्यूशन करेंगे और ऐसा जो मॉडल लेकर के चलेंगे देश में, है ना? सब कुछ फिर इनके कंट्रोल में रहेगा। तो वो वाले जो थे ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट कहने लगे थे इनको। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट जो थे, चाइना वॉर के बाद में इनको जो है
अरेस्ट भी किया गया था क्योंकि ये प्रो चाइना थे, चाइना को जो है सपोर्ट किया करते थे। वॉर जो थी चाइना की वजह से अलर्ट हो गई थी इंडियन लीडरशिप, मतलब इंडिया के जो लीडर्स थे ना बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए थे और जो सिचुएशन खराब हो रही थी ना नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसको भी देख के चल रहे थे। ओके, क्योंकि ना नॉर्थ ईस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ को भी कैप्चर किया था चाइना ने, ओके। और जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, जो सेवन सिस्टर्स स्टेट कहते हैं ना, वो आइसोलेटेड ना रहें, है ना? ये भी चीज़ थी, क्योंकि ना वो आइसोलेटेड हो जाते थे क्योंकि बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है ना, छोटे से जो चिकन नेक से कनेक्ट थे, ठीक है? तो ऊपर जो है यहाँ से कनेक्ट थे, ओके, ऊपर भूटान है, नीचे जो है बांग्लादेश है, यहाँ से कनेक्टेड है इतना सा रास्ता बस, और वहाँ पे उतना डेवलपमेंट भी नहीं है, ठीक है? तो रीजन जो है प्रेज़ेंट करता है इंडिया को, चैलेंज था नेशनल इंटीग्रेशन का एंड पॉलिटिकल यूनिटी का। ऐसा लग रहा था टूट ना जाए, है ना? देश पहले ही पार्टीशन देख चुके थे हम, और ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं देखनी थी, है ना? तो पॉलिटिकल यूनिटी की भी ज़रूरत थी हमारे देश में। जो प्रोसेस था ना रीऑर्गनाइज़ेशन का, जल्दी से शुरू कर दिया गया था आफ्टर चाइना वॉर, ठीक है? जो नागालैंड को स्टेटहुड दिया गया, ओके। तो चाइना की वॉर से पहले जो है अलग-अलग स्टेट नहीं थे, जो सेवन सिस्टर्स हम बोलते हैं ना वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। बाद में जो है इनको स्टेटहुड वगैरह दिया गया था। तो चाइना के साथ वॉर हुई 1962 में, उसके बाद जो है नागालैंड को जो है स्टेटहुड दिया गया, मतलब नागालैंड को स्टेट बना दिया गया। मणिपुर एंड त्रिपुरा जो है उनको यूनियन टेरिटरी बनाया, ओके। और उनको राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, कि आप अपनी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को, मतलब कि आप अपने खुद के जो है क्या होता है यूनियन टेरिटरी में किसका कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट का होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली जो प्रेसिडेंट का होता है। पर जो है इन यूनियन टेरिटरीज को उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की इजाजत दे दी थी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ओके। अब ये देखो, सीनो इंडियन जो रिलेशन थे 1962 में, तो तो पूरे 10 साल लग गए थे, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा लग गए थे, इंडिया अपने नॉर्मल रिलेशन कर पाए चाइना के साथ में। 1976 में जो है फुल डिप्लोमैटिक रिलेशन रहे, ठीक है? दोनों कंट्री के साथ में जो है, फिर रिस्टोर किए हमने 1976 में डिप्लोमैटिक अपने रिलेशन। अटल बिहारी वाजपेयी जो है फर्स्ट टॉप लेवल लीडर थे। उस टाइम पर ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, जिन्होंने विज़िट किया था चाइना में 1979 में। ठीक है, लेटर राजीव गांधी जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर नेहरू, जिन्होंने चाइना में विज़िट किया था, चाइना में ये गए थे। सिंस उसके बाद से ना एम्फेसिस किया गया कि ट्रेड लेकर के चलेंगे। आज के टाइम पर ना हम बहुत सारी चीज़ें चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है? जो हमारे यहाँ जेनेरिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो सस्ती दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उसके लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट लगता है, एपीआई, जो कि हम चाइना से बहुत सारा इम्पोर्ट करते हैं। हम चाइना से क्या-क्या लाते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक के सारे सामान लाते हैं। आप देखते हो ना छोटी-छोटी चीज़ें भी चाइना से बनी होती हैं। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। ठीक है, अब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया, ठीक है? ताकि जो है वो जो है हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वो ख़त्म कर सकें, ओके? तो ये सारी चीज़ें थी। अ, ठीक है, समझ गए आप? अब यहाँ पर देखो, मूवीज़ के बारे में दिया हुआ है, मूवीज़ में भी ये सब दिखाया गया था, जो इंडिया चाइना के वॉर के रिलेटेड जो चीज़ें थी। तो मूवीज़ में भी इसके बारे में दिखाया गया था, 1964 की ये मूवी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, हमने देखा चाइना के साथ में हमारा कैसा रहा, है ना? अब देखते हैं वॉर एंड पीस पाकिस्तान के साथ में, ठीक है? कि पाकिस्तान के साथ में हमारा कैसा रहा जब पार्टीशन जो हो गया था, है ना? In case of Pakistan, conflict जो है स्टार्ट हुआ जस्ट आफ्टर द पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पार्टीशन के बाद ही जो जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट बन गया था, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था भारत के साथ में, वो भारत के पार्ट बन गए थे, ठीक है? इंडिया का पार्ट हो गया था, जो हरि सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। पर जो है पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं माना और उसने जो है अपने जो लोगों को भेज दिया था यहाँ पर, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जो है अटैक किया, वहाँ पर जो है एरिया कब्ज़ा किया, लोगों का महिलाओं के साथ में बदतमीज़ी की, रेप किए, ठीक है? वॉयलेंस फैलाया, मारा-पीटी की, ये सारी हरकतें हो रही है ना? तो आप जो है इसके बारे में और ज़्यादा जानोगे चैप्टर 7 में, ठीक है? तो आज के टाइम पर तो टेररिज़्म फैलाता है, ओके? अभी ना सिचुएशन और ज़्यादा बदल गई है। अफ़गानिस्तान में आपको पता है तालिबान का रूल है, तालिबान जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है? तो इसकी भी सिचुएशन मतलब बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड है इन चीज़ों में। तो तालिबान को ना क्या हुआ था कि कोल्ड वॉर चल रही थी।
अब यूएसएसआर चाहता था कि हमारा जो रिलेशन अच्छे रहें जो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए ताकि अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है हम इंडियन ओशन में जो एंटर कर पाएँ, क्योंकि रशिया का पूरा पोर्शन जो है ऊपर का जो है यूएसएसआर का मतलब पूरा आइस वाला है ना? कनेक्टिविटी हो नहीं पाती है, ट्रेड हो नहीं पाता उतना, है ना? नॉर्दर्न रीजन में ना, नॉर्दर्न जो पूरा पोल वाले एरिया में, तो ना यहाँ पर यूएसएसआर ने जो एंट्री की थी, ओके, 1979 में। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो यूएसए है ना, वो पाकिस्तान के थ्रू जो है तालिबान जो मुजाहिदीन थे वहाँ के, तो उनको पैसे वगैरह दिया करता था। इनको जो सपोर्ट किया इन टेररिस्ट को, ताकि जो है यूएसएसआर के अगेंस्ट ये लोग लड़ें और यूएसएसआर को भगा दें। बाद में यही तालिबान टेररिस्ट ग्रुप बन गया और इन्होंने यूएसए में अटैक किया था 2001 में, है ना? फिर जो है यूएस की एंट्री हुई अफगानिस्तान में कि हम डेमोक्रेसी लेकर के आएँगे और तालिबान को खत्म कर देंगे। पर यूएसए ऐसा कुछ नहीं कर पाया और 2020 तक जो है यूएसए इससे बाहर निकल गया नाक रगड़ के। तो बेइज्जती हो गई थी यूएसए की पूरे वर्ल्ड में कि भई जो है तालिबान को ही हटाने चले थे और तालिबान के हाथों ही पावर देकर आ गए। तालिबान बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव ग्रुप है, वुमेन्स के लिए जो है कोई फ्रीडम नहीं है अफगानिस्तान में, तो ये बैकग्राउंड है। ठीक है? तो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, वैसे ही अभी जो है पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान एक्सिस्ट करता है, एक टेररिस्ट ग्रुप। क्या हो गया ये? तो तहरीक-ए-तालिबान भी जो है टेररिस्ट अटैक वग़ैरह कर रहा है और पाकिस्तान में जो है बोल रहा है कि हमारा जो अफ़गानिस्तान में तालिबान जो रूल कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। मतलब दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो भी चाहते हैं कि हम कब्ज़ा कर लें। तो पाकिस्तान में ये सिचुएशन है, बाकी ये लोग भी जो है सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को, ताकि इंडिया में जो है अटैक कर सकें ये लोग। तो प्रॉक्सी वॉर चलती है इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मी के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में 1947 में। ओके, पर ना इस ना ये पूरी तरीके से फुल वॉर में नहीं एंगेज हो पाई थी, क्योंकि जो है उस टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो है इस इशू को यूएन में लेकर के चले गए थे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना भी किया था कि इस इशू को जो है हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप आर्मी को भेजो और हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर को अपने में पूरे से ले लो, है ना? और पाकिस्तान को वहाँ से भगा दो। पर ये जो है अ, मतलब कि नेहरू जी हमारे जो मतलब बहुत ज़्यादा पीस को लेकर के चलते थे कि हाँ, यूएन में जो है हमारा बिलीफ है, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ये, तो यहाँ लेकर के जाएँगे तो सुलझ जाएँगी चीज़ें। ठीक है, पाकिस्तान जो है क्रिटिकल फैक्टर बन गया। तो यूएन में ये चीज़ें चली गई ना, तो ये अटक ही गई थी। फिर ये क्रिटिकल फैक्टर बन गया इंडिया के रिलेशन में, क्योंकि जो है यूएस के साथ में जो यूएस का ग्रुप भी जॉइन कर लिया था कोल्ड वॉर के टाइम पर जो है ना, पाकिस्तान ने। और फिर चाइना और पाकिस्तान जो है मिल गए आपस में। ओके, तो ये सिचुएशन भी देखने मिली। कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट जो था प्रिवेंट नहीं कर पाए कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग कहते हैं, हमारा देश कहता है, ठीक है, कि पहले तुम टेररिज्म खत्म करो, फिर बाद में हम कोऑपरेशन करेंगे। पर जो है पाकिस्तान टेररिज्म खत्म करने को तैयार ही नहीं है ना? तो दोनों गवर्नमेंट जो है उन्होंने थोड़ा काम भी किया कि रिस्टोर कर सके। विमेन जो है अब्डक्ट की गई थी, बहुत सारी विमेन थी, उनको जो है क्या किया गया था कि जो किडनैपिंग वगैरह करके जो है पार्टीशन के टाइम पर लेके गए थे। तो कोशिश भी की गई कि उन विमेन्स को जो है इनकी फैमिली तक वापस पहुँचा दिया जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट जो थे, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ से रिवर जाती हैं पाकिस्तान में, तो उसमें से वाटर शेयरिंग का भी इश्यू बना था। तो 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी, दलाल था वर्ल्ड बैंक उस टाइम पर, जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ठीक है? इंडस वाटर ट्रीटी में जो है 3 रिवर पर जो है कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को, 3 रिवर पर इंडिया को, ठीक है? तो इंडस, झेलम एंड चेनाब जो है रिवर, जो इसका कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को, और बियास, रावी एंड सतलज जो है, इसका कंट्रोल दिया गया इंडिया को, ठीक है? मतलब कि इनका वाटर जो है आप यूज़ कर सकते हो, इनका जो चाहे कर सकते हो मतलब। तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी नेहरू एंड जनरल अयूब खान के बीच में 1960 में। और डिस्पाइट अप एंड डाउन चलते रहे इंडिया के पाक रिलेशन में, ये ट्रीटी चलती रही। पर मतलब कि इंडिया के ऊपर था ये ट्रीटी चलनी है कि नहीं, क्योंकि सारी रिवर जो है हमारे यहाँ से जो जाती है, हमारे यहाँ से फ्लो था, ठीक है। इंडस रिवर वैसे तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, पर जो है फ्लो हमारे यहाँ से है पूरा, ठीक है। ब्यास वगैरह सब हमारे देश से ओरिजिनेट होती है। तो इंडिया के ऊपर था ट्रीटी को आपको लेकर के चलना है कि नहीं, पर इंडिया शांति से लेकर के चला, है ना? ओके, तो मोर सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला दोनों कंट्रीज के बीच में 1965 में, ठीक है। 1962 में चाइना के साथ में वॉर हुई, ओके।
अब जो है फिर से जो है पाकिस्तान ने हरकतें शुरू कर दी थी अपनी। पाकिस्तान ने सोचा कि चाइना के साथ में हुई है, इनकी ये लोग तैयार नहीं होंगे बिल्कुल भी, हम भी अटैक कर देते हैं 1965 में। ओके, तो जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे भी कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने आर्म्ड अटैक लॉन्च कर दिया रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के साइड अटैक किया था इन्होंने। इसके बाद में जो है बिगर ऑफेंसिव देखने को मिला, जम्मू एंड कश्मीर में भी अटैक कर दिए थे इन्होंने अगस्त-सितंबर में। ठीक है, पाकिस्तानी के जो रूलर थे ना, वो होप कर रहे थे कि उनको सपोर्ट मिल जाएगा लोकल पॉपुलेशन से। मतलब ये सोच रहे थे पाकिस्तान वाले कि हम अटैक करेंगे तो हमको जो है लोकल जो पॉपुलेशन है ना, उससे सपोर्ट मिल जाएगा। पर ऐसा हुआ ही नहीं, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया इनको, ठीक है? तो हम जो है प्रेशर वगैरह कम हो सके कश्मीर साइड पे, इसलिए ना शास्त्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को बोला कि आप लॉन्च करो काउंटर ऑफेंसिव अटैक पंजाब से, ठीक है? तो पंजाब से आप अटैक करो, ओके? तो ये जो है बैटल रही अच्छी खासी, तो लाहौर तक पहुँच गई थी ये बैटल। मतलब कि हमारी जो आर्मी थी लाहौर तक पहुँच गई थी। तो जो है अनफ्रेंडली नेचर देखने को मिला। फिर जो है वॉर खत्म हुई, ठीक है? मतलब कि थोड़ी जो है प्रॉब्लम्स खत्म हुई उस टाइम पर, जब यूएन ने इंटरवेंशन किया, ठीक है? लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो है पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो सोवियत यूनियन ने उस टाइम पर ब्रोकर की थी डील 1966 में, ओके? पर उसके बाद में ना इनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो गई थी चीज़ें कि ऐसे कैसे हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाकर उनकी डेथ हो गई थी, है ना? तो इंडिया जो है तो इंडिया ने जो है मिलिट्री लॉस तो हुआ था पाकिस्तान का 1964 नेक्स्ट 1965 की वॉर में, पर इंडिया के ऊपर भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ गई थी। देखो ना, आज़ाद हुआ देश, पार्टीशन देखा, अब गरीबी भी थी हमारे देश में, ठीक है? इलिटरेसी भी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी देश में, ठीक है? लोगों को जो है भुखमरी भी थी, अनाज वगैरह भी कम पड़ रहा था। ओके, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी। 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया, ठीक है? और फिर 1965 में फिर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, 1947 में भी अटैक किया था पाकिस्तान ने। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही थी, मतलब कंटिन्यूअसली हम वॉर देख रहे हैं, इन चीज़ों में हमें सिक्योरिटी भी मेंटेन करना है। शांति से अगर देश चलता आगे, तो भई हम अपने डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर पाते, है ना? अब देखो बांग्लादेश की वॉर हो गई 1971 में। अब उस टाइम पर बिगिनिंग इन 1970 में क्या हो रहा था कि जो ना ईस्ट पाकिस्तान एक्सिस्ट करता था और वेस्ट पाकिस्तान, जो प्रेज़ेंट डे बांग्लादेश है, वो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है? तो वेस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान में सारी जो पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी, ये लोग उर्दू लैंग्वेज थोप रहे थे बांग्लादेश के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है? इनको जो है कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता था। इन ये लोग अच्छे खासे एजुकेटेड थे ईस्ट पाकिस्तान वाले, पर इनको कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। इनके ऊपर सारा सप्रेस किया जा रहा था। इन्होंने बोला कि हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है? अभी ना फिर वेस्ट पाकिस्तान ने आर्मी भेज दी इनके ऊपर, अटैक कर दिया था। इन लोगों को मार-पीट रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, तो ये लोग हमारे देश में आ गए, ठीक है? असम साइड जो है बहुत ज़्यादा ये लोग घुसने लगे थे, ठीक है? मतलब हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट होता है ना, इतने सारे रिफ्यूजी आ जाएँगे, कहाँ से मैनेज करेंगे? ऑलरेडी देश की पॉपुलेशन इतनी सारी है ना? तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए फिर जो है इंदिरा गांधी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर, आयरन लेडी भी कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने फिर 1971 में जो है पहले तो यूएसएसआर के साथ में ट्रीटी साइन की, ताकि जो है हम चीज़ों को लेकर के चल सकें आगे, क्योंकि यूएस जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया था उस टाइम पर, है ना? तो यूएसएसआर के साथ में हमने फटाक से ट्रीटी साइन कर ली थी फ्रेंडशिप वाली। ओके, तो यूएसएसआर ने उस टाइम पर हमें सपोर्ट किया और हम जो है पाकिस्तान के खिलाफ हमने वॉर कर दी थी फिर, है ना? तो आपने सुना होगा मुक्ति बाहिनी तैयार किया था, जो बांग्लादेश के लोग थे उनको ट्रेन वगैरह किया ताकि जो ये लोग फाइट कर सकें इनके साथ में, ठीक है? तो पाकिस्तान जो है इंटरनल क्राइसिस देखने को मिले थे पाकिस्तान में, ठीक है? क्योंकि ये सप्रेस कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान को। ओके, कंट्री जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था तो स्प्लिट वर्डिक्ट देखने को मिला था। मतलब कि अलग-अलग वर्डिक्ट देखने को मिला था। जुल्फ़िकर जो अली भुट्टो थी पार्टी इनकी, तो वेस्ट पाकिस्तान में ये जीते थे। व्हाइल अवामी लीग जीती थी, शेख मुजिबुर रहमान जो थे, तो ये जीते थे ईस्ट पाकिस्तान में, ओके? मतलब ईस्ट पाकिस्तान में दूसरी पार्टी जीती थी अवामी लीग, और जो है वेस्ट पाकिस्तान में ये जीते थे जुल्फ़िकर अली भुट्टो, ठीक है? तो इसकी वज़ह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। बंगाली पॉपुलेशन थी, जो बंगाली लैंग्वेज बोला करते थे ये लोग ईस्ट पाकिस्तान में, ओके? तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज़ अ सेकंड क्लास सिटिज़न। तो ये वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान को एकदम सेकंड क्लास मतलब बुरी तरीके से ट्रीट करते थे इन लोगों को, ओके? वेस्ट पाकिस्तान वाले, है ना? तो पाकिस्तानी रूलर्स जो थे उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को, ठीक है?
तो मतलब कि अवामी लीग के जो शेख मुजिबुर रहमान जीते थे, उनके जो है वर्डिक्ट को भई लोग जो मान ही नहीं रहे थे, मतलब पाकिस्तान के जो रूलर्स थे ना, वो ये एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे। ओके? कि मतलब कि डेमोक्रेटिक डिसीजन था, लोगों ने खुद इलेक्ट किया है अवामी लीग को, तो वो कह रहे थे कि फेडरेशन लेकर के चलो। मतलब कि इनको भी आज़ादी होनी चाहिए, ये भी अच्छे से अपने देश को लेकर के चल सके, मतलब अपने रीजन को। उस टाइम पर तो देश तो एक ही था, पाकिस्तान था, है ना? ईस्ट और वेस्ट में बँटे हुए थे ये। ओके, तो अर्ली जो 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया शेख मुजिबुर रहमान को। ओके, और उनके जो है लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे थे ईस्ट पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैलाने लगे थे लोग, मतलब लोगों को डरा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये क्या है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। और जो शेख मुजिबुर रहमान है ना, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो उस टाइम अभी ना आज के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी, जो बांग्लादेश में। ओके, तो अभी इनको हटा कर के जो एक जो टेम्पररी वो लोग गवर्नमेंट लेकर के आए हैं, इंटरिम गवर्नमेंट, तो इनको देश से निकाल दिया है, तो ये सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। अब फिर से बांग्लादेश जो है प्रो पाकिस्तान होता जा रहा है, ठीक है? पूरा पाकिस्तान के सपोर्ट पे चल रहा है। मतलब उसको भी कटोरा चाहिए पाकिस्तान की जैसे, चाइना के सामने माँगेगा फिर भी। तो यहाँ पर जो है टेररिज्म फैलाने लगे थे लोग, मतलब लोगों को जो है मार-पीट रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान। ओके, तो ये चीज़ें थी। तो पीपल जो है वहाँ के बांग्लादेश के लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करने लगे, स्ट्रगल करने लगे, बोले कि हम अपना देश बनाएँगे बांग्लादेश, ठीक है? पाकिस्तान से अलग होना है हमें। तो 1971 में इंडिया जो है बर्डन देखने को मिला था। हमने आपको बताया ना कि पूरे के पूरे जो है वहाँ पर क्या कर रहे थे, पाकिस्तानी फोर्सेस जो है मार-पीट रही थी ईस्ट पाकिस्तान में। ओके? तो वहाँ के लोग जो हैं हमारे देश में एंटर होने लगे थे। 80 लाख रिफ्यूजी हो गए थे। आप देख रहे हो 80 लाख लोग जो हैं हमारे यहाँ एंटर हो गए थे हमारे देश में, ठीक है? ईस्ट पाकिस्तान से भाग के आ रहे थे और शेल्टर ले रहे थे नेबरिंग एरियाज़ में, ठीक है? आपने सैम बहादुर मूवी भी देखी होगी, उसमें भी तो दिखाया है ना? तो इंडिया ने जो है मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट दिया फ्रीडम स्ट्रगल को। अब देखो इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रही है, हमारा देश अफेक्ट हो रहा था इससे, है ना? 80 लाख लोग जो है हमारे देश में एंटर कर गए थे, है ना? तो अब सपोर्ट किया, जो मोरल एंड मटेरियल जो सपोर्ट दिया हमने, बांग्लादेश के जो लोग थे फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे। पाकिस्तान ने अक्यूज़ किया कि इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है, बोला कि इंडिया की साजिश है, जो है हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर वही वहाँ के लोग ही अलग होना चाह रहे थे, है ना? हमारे देश में एंटर हो रहे थे, तो हमें कुछ तो करना पड़ता ना, हमारे देश की सिचुएशन खराब हो जाती वरना। यहाँ पर देखो 1965 के वॉर के बारे में बताया है, ओके? अभी देखो, तो सपोर्ट पाकिस्तान के लिए सपोर्ट मिल गया था यूएस एंड चाइना का, ठीक है? चाइना तो हमारे अगेंस्ट ही सपोर्ट करेगा, है ना? यूएस के ग्रुप को जॉइन कर लिया था पाकिस्तान ने इसलिए। यूएस चाइना जो है, उन्होंने क्या किया 1960s में जो है अलायन बना लिया था एशिया में। आज के टाइम पे ना यूएस जो है पीछे पड़ा हुआ है चाइना के, ठीक है? और उस टाइम पर देखो इनका जो है दोस्ती हो गई थी एशिया में। हेनरी किसिंगर जो थे एडवाइज़र थे उस टाइम पर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, तो उन्होंने सीक्रेट विज़िट की थी चाइना में, ठीक है? विज़िट टू चाइना पाकिस्तान के थ्रू जो है चाइना गए थे वो जुलाई 1971 में, ताकि काउंटर कर सके यूएस, पाकिस्तान एंड चाइना का एक्सेस बन गया था इन तीनों का। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे देश ने क्या किया, मतलब यूएस जो है सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान और चाइना को, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट। तो इंडिया ने भी फिर काम किया। इंडिया ने 20 साल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली यूएसएसआर के साथ में, सोवियत यूनियन के साथ में 1971 में। इस ट्रीटी से क्या हुआ, इंडिया को सपोर्ट मिल गया सोवियत यूनियन का। जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था ना, उस टाइम पर यूएसएसआर ने बहुत हेल्प की थी। आज भी जो है रशिया को मानते हैं हम लोग, क्योंकि उस टाइम पर जो है उनकी हेल्प थी। वरना यूएस तो भई बिल्कुल अपोज़ में ही हो गया था इंडिया के, है ना? आफ्टर अ मंथ ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन, तो बहुत ज़्यादा टेंशन रही, है ना? मिलिट्री बिल्डअप किया गया और फुल फ्लेज्ड एकदम वॉर हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना? तो ये वॉर ना भई पाकिस्तान को रुला दिया था इस वॉर में इंडिया ने, ठीक है? तो 1971 में ये वॉर हुई, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने अटैक कर दिया पंजाब एंड राजस्थान के साइड से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर, व्हाइल आर्मी जो है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आ रही थी। ओके, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्मी अटैक कर रही थी। ओके, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से ये लोग एंटर कर रहे थे हमारे देश में, और जो एयरक्राफ्ट वगैरह भेज दिए थे इन्होंने पंजाब और राजस्थान साइड से, ये लोग जो एयरफोर्स के थ्रू अटैक कर रहे थे। इंडिया ने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, इनको अटैक किया, एयरफोर्स भी, नेवी भी और आर्मी, तीनों तरीके से हमने अटैक किया इनको वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट में। ओके, ईस्टर्न फ्रंट में इसलिए क्योंकि ईस्ट साइड में बांग्लादेश था ना,
तो उस टाइम पर वो ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना नहीं था। तो उस साइड से भी वो लोग अटैक कर रहे थे। तो ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड से हम 2 तरफ से वॉर लड़ रहे थे। आप सोच रहे हो? तो वेलकम और सपोर्ट मिला हमको लोकल पॉपुलेशन का, लोकल पॉपुलेशन हमारे साथ थी। इंडियन आर्मी ने जो है रैपिड प्रोग्रेस की ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है? जो लोकल पॉपुलेशन हमारे सपोर्ट में थी, कि इंडिया जो है हेल्प कर रहा था उनको आज़ादी में। विदिन 10 दिन के अंदर ही इंडियन आर्मी ने जो है ढाका को पूरा कैप्चर मतलब कि सराउंड कर लिया था, ठीक है? घेर लिया था। ठीक है, तीनों साइड से। और पाकिस्तानी आर्मी जो है 90,000 सोल्जर ने उनके सरेंडर किया था। ठीक है, मतलब से देख रहे हो 90,000 जो उनके सैनिक थे उन्होंने हमारे सामने सोल्जर्स जो थे उनके आर्मी के उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो बांग्लादेश एक फ्री कंट्री बन गया था। इंडिया ने बोल दिया था यूनिलेटरल सीज़ फायर, ठीक है? अब क्या जीत ही गए थे, है ना? उनके 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करा लिया था। ओके, तो यूनिलेटर हमने बोल दिया था ठीक है अब शांति करेंगे। तो लेटर बाद में जो है साइन किया गया था, शिमला एग्रीमेंट साइन किया था बाद में। इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में जो है शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था 1972 में 3 जुलाई को। और फॉर्मलाइज कर लिया था पीस प्रोसेस को, मतलब कि अब जो है कागज में भी हो गया था, पीस वगैरह हो गई है, शांति हो गई है। और बांग्लादेश एक नई कंट्री बन गया था, ठीक है? इतनी जो है खतरनाक जो हमने जीत जीती थी वॉर में, तो इससे जो है भाई देश में जो है खुशी की लहर आ गई थी, है ना? कि मतलब ऐसा हराया पाकिस्तान को कि गिर ही गया फिर, है ना? तो मोस्ट पीपल ज़्यादातर जो इंडिया में लोग थे, उसने इसको हमारी जो है वापस से हमारी जो ग्लोरी लौट आई थी, है ना? इंडिया में जो है फिर से जो है मतलब कि दोबारा से हमको देखने को मिला था हमारे देश की जो है 1962 की वॉर की वज़ह से जो हमारी ग्लोरी चली गई थी, तो मतलब जो चीज़ें फिर से लौट आई थी 1971 की वॉर में जो हमने हराया था इनको। ओके, तो इंडिया की जो है फिर से जो है मिलिट्री की स्किल की तारीफ़ भी की गई थी, बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी मिलिट्री की स्किल की जो स्किल्स देखने को मिली थी, ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे भी इंदिरा गांधी जो है उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थी, इनके बारे में अभी हम और जानेंगे, ठीक है? तो इन लोकसभा इलेक्शन भी जीत गई थी 1971 में। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पर। ओके, तो 1971 के वॉर में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। इनको आयरन लेडी भी कहा गया था, है ना? मतलब दिमाग से खेला गया था ना। यूएसएसआर के साथ में पीस ट्रीटी हमने साइन कर ली थी फटाक से। ओके, आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद में असेंबली इलेक्शन हुए जो स्टेट्स में, तो अच्छी खासी मेजॉरिटी देखने को मिली कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उस टाइम पर लीडरशिप इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, इंडिया जो था उनके इंडिया के पास में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस थे। उतने रिसोर्सेस थे नहीं हमारे देश के पास में। हमें डेवलपमेंट भी करना था, है ना? ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला नेबर्स के साथ में, इतनी ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा भी देखने को मिला, वॉर हो रही है, ठीक है? हमारे जो पड़ोसी भी बिल्कुल शांति से नहीं बैठ रहे थे। ओके, तो 5 साल के प्लान को जो है थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया था। रिसोर्सेज़ हमारे पास कम थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, डिफेंस में भी खर्च करना है ना? 1962 के बाद में डिफेंस में भी स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर थे हमारे आस-पास। इंडिया जो है यहाँ पर मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन करना भी ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया। नवंबर 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई एस्टेब्लिश किया गया नवंबर 1965 में। ओके, थर्ड प्लान लाया गया 1961-66 में जो अफेक्ट हो गया था, है ना? तो इसके बाद में 3 एनुअल प्लान लाए गए थे। 3-3 साल के जो मतलब नहीं 3 एनुअल प्लान लाए गए थे और फिर 4th प्लान जो शुरू किया गया था 1969 में। ओके, तो मतलब जो 5 ईयर प्लान थे ना हमारे, वो भी अफेक्ट हो गए थे वॉर की वजह से। इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर भी फिर बढ़ने लगा। वॉर के बाद में ना अब देखो पाकिस्तान की ऐसी हरकतें हैं, चाइना की ऐसी हरकतें हैं, इसकी वजह से हमको अपनी डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ओके, तो चीज़ों को उतना डेवलपमेंट हम लेकर के नहीं चल पाए थे देश का, है ना? तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई टाइम्स ऑफ इंडिया की। ओके, तो 1971 की वॉर देखने को मिली यहाँ पर। अभी ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कारगिल कन्फ्रंटेशन, कारगिल की वॉर के बारे में बताया गया है। अर्ली पार्ट ऑफ 1999 में ना सेवरल पॉइंट्स ऑन इंडियन साइड्स ऑफ एलओसी इन द मस्को, तो यहाँ पर द्रास कस्कर एंड बतलिक एरिया जो थे कब्जा कर लिए थे मुजाहिदीन्स ने। फिर देखो चाइना की सॉरी पाकिस्तान की हरकतें, ठीक है? मुजाहिदीन उन्होंने भेजे और कब्ज़ा कर लिया 1999 में हमारे एरियाज़ को, ठीक है? तो हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो इंडियन फ़ोर्सेस ने फटाक से फिर रिएक्ट किया, है ना? कि हमारे एरिया को आप कब्ज़ा कैसे कर सकते हो? इसकी वज़ह से दोनों कंट्रीज़ का कन्फ्रंटेशन हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। तो इसको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट जो है मई में शुरू हुआ था एंड जून 1999 तक। ओके, तो 26 जुलाई 1999 में जो है इंडिया ने कंट्रोल कर लिए थे अपने वापस सारे एरिया जो है
कंट्रोल में ले लिए थे, जो मुजाहिदीन ने पहले कंट्रोल किए थे। तो कारगिल जो है कॉन्फ्लिक्ट जो था उसकी वज़ह से वर्ल्ड वाइड अटेंशन देखने को मिला फॉर द रीज़न कि हम जो है क्योंकि ना उससे 1 साल पहले ही जो हमारे इंडिया जो था और पाकिस्तान था दोनों के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई थी। मतलब न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए थे, इनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब था, है ना? तो लोग जो है देख रहे थे कि वर्ल्ड की नज़रें इसलिए यहाँ पर पड़ रही थी क्योंकि भई न्यूक्लियर पावर कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है ना? तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो था सिर्फ़ कारगिल तक ही था, ठीक है? कारगिल रीजन में ही कॉन्फ्लिक्ट रहा ये। तो पाकिस्तान जो था इस कॉन्फ्लिक्ट की वज़ह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्योंकि ना पाकिस्तान में जो ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको बंद करके रखा गया था आर्मी चीफ ने वहाँ पर, ठीक है? मतलब इनके प्राइम मिनिस्टर को बंद करके रख दिया था, ठीक है? सून आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कब्ज़ा कर लिया था पाकिस्तान आर्मी ने, ठीक है? आर्मी चीफ जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया था जो पाकिस्तान में, ओके? मतलब आर्मी कूप हो गया था, इसको कूप कहते हैं, ओके? जैसे कि म्यांमार में होता है, वहाँ की आर्मी जो है पावर ले लेती है, कब्ज़ा कर लेती है। तो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं, वो लीडर्स को डील करनी चाहिए। आर्मी जो है सिक्योरिटी के लिए होती है, पर आर्मी जो है जब कंट्रोल कर लेती है, तो इसको मिलिट्री coup भी कहते हैं। ओके? तो पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को मिली थी। अभी जो है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। अब जो है पाक चाइना तो हमसे पहले ही बन गया था न्यूक्लियर पावर, अब हमको भी न्यूक्लियर पावर बनना था क्योंकि ऐसे खतरनाक हमारे जो पड़ोसी हैं फालतू-वालतू से है ना लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो क्रूशियल डेवलपमेंट था इस टाइम पर फर्स्ट न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन किया गया मतलब हमारे यहाँ टेस्ट करने पड़ते ना पहले, तो 1974 में किया गया। ठीक है? स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था इस ऑपरेशन का पोखरन रीजन में। तो नेहरू ना उनका जो है भरोसा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेहरू जी ने ही नींव रखी थी आईआईटीज़ की जो हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है ना, वो सब। तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्लान लाया गया था हमारे यहाँ न्यूक्लियर जो प्रोग्राम शुरू किया गया था 1940 में। ठीक है, गाइडेंस थी होमी जी भाभा की। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है? जो इंडिया को एक पावरफुल देश बनाने के लिए। तो इंडिया जो है जनरेट कर रहा था एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस ठीक है पीसफुल पर्पस के लिए हम एटॉमिक एनर्जी जनरेट कर रहे थे नेहरू ना अगेंस्ट थे न्यूक्लियर वेपन के नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह मतलब थोड़े आइडियलिस्टिक थे ना ये चीजों को थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव वे में चलते हैं रियलिस्ट नहीं थे ठीक है इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिस्ट पॉलिसी भी देखनी पड़ती है कि रियल में क्या चीजें हैं है ना तो इन्होंने बोला कि सुपर पावर जो है मतलब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए कि जो सुपर पावर है ना वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन वगैरह खत्म कर दें ओके पर न्यूक्लियर जो आर्सेनल थी ना वो बढ़ते जा रहे थे ये लोग खत्म करने का नाम तो नहीं ले रहे थे और बढ़ाने का नाम ले रहे थे यूएस और यूएसएसआर के पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है आज के टाइम पर वर्ल्ड में ओके तो जब कम्युनिस्ट चाइना ने है इन्होंने टेस्ट कर लिया 1964 में चाइना के पास में भी हो गया न्यूक्लियर वेपन अब 5 पावर हो गई थी वर्ल्ड में जिनके पास में न्यूक्लियर पावर था ठीक है न्यूक्लियर वेपन था यूएस था यूएसएसआर यूके फ्रांस एंड चाइना इनके पास में न्यूक्लियर वेपन था ठीक है उस टाइम पर जो है ताइवान रिप्रेजेंट करता था चाइना को तो 5 परमानेंट मेंबर थे यूएनएससी के और आपको पता है यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो इसमें ना वीटो पावर चलती है और जो है पहले इंडिया को सीट ऑफर की गई थी पर इंडिया ने जो है चाइना को दे दी थी वो सीट मतलब कुछ ज्यादा ही आइडलिस्ट थे ना उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा मेहरबान थे चाइना के ऊपर ओके ये चीजें भी देखने को मिली थी तो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इसमें ठीक है तो यूएनएससी जो है ना तो इसमें ना नॉन प्योरिफिकेशन मतलब कि ये लोग कह रहे थे जो 5 परमानेंट मेंबर थे कि भाई न्यूक्लियर वेपन जो है अब किसी के पास में भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए ये बढ़ना नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन तो ये ट्रीटी लेकर के आए थे 1968 में ठीक है तो इंडिया ने बोला कि तुम एनपीटी लेकर के तो आए हो पर तुम अपनी न्यूक्लियर वेपन तो खत्म नहीं कर रहे हो और दूसरी कंट्री बना ना पाए ऐसा कर रहे हो है ना मतलब ऐसा करो ना कि तुम लोग भी अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो तुम लोग क्यों रखे हो? मतलब 5 लोगों के पास बस रहेंगे तो मतलब तुम लोग तो फिर रूल करोगे वर्ल्ड पे, ओके? तो ये तो गलत चीज़ है ना, डिस्क्रिमिनेटरी थी। अगर आपको न्यूक्लियर वेपन खत्म ही करना है, तो आप लोग सारे अपने न्यूक्लियर वेपन भी खत्म करो, है ना? इंडिया ने कंडक्ट करी अपना न्यूक्लियर देखो न्यूक्लियर वेपन होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि चाइना जैसा पड़ोसी था हमारे आस-पास, है ना? और पाकिस्तान जैसे लोग थे, पाकिस्तान जैसा पड़ोसी था, है ना? तो हमने पीसफुल एक्सप्लोशन किया और फिर वही हमारा टेस्ट हुआ 1990 जो
1998 में जो है हम न्यूक्लियर पावर बन गए थे। इंडिया ने आर्ग्यू किया कि हम जो कमिटेड हैं पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। तो हम भाई पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर पावर यूज कर रहे हैं, पर हमारे पास जो है फिर हम न्यूक्लियर जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी हम ऐसा नहीं है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी हमारे देश में कि हम पहले जो है अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर अटैक। ओके, तो जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था, उसमें बहुत डिफिकल्टी आई थी हमारे यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। ओके, फॉलोइंग अरब इजराइल वॉर भी हो गई थी 1973 में, जो है अरब और इजराइल के बीच में जो वॉर हो गई थी। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है अफेक्ट हो गया था ऑयल शॉक में, क्योंकि ना अरब वर्ल्ड जो है वेस्ट एशिया जिसको कहते हैं, है ना, वहां पर जो है तेल के कुएं थे, तेल वहीं से आता था, है ना, वहां पर वॉर हो गई, ऑयल के प्राइस बढ़ गए। अब उसकी वजह से हमारे यहाँ पास भी तेल महंगा आ रहा, तेल महंगा आता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है। ओके, क्योंकि सारा सामान जो है गाड़ियों ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है अलग-अलग स्टेट्स में जा रहा है, तो तेल की वजह से बहुत सारी चीज़ें महँगी हो जाती हैं। ठीक है, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक टर्मॉइल देखने को मिला था, बर्बादी देखने को मिली थी इंडिया में, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा था, महँगाई बढ़ने लगी थी हमारे देश में। तो चैप्टर 6 में आप इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो कई सारे एलिगेशंस भी देखने को मिले थे, कंट्री में प्रोटेस्ट वगैरह भी होने लगे थे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इंक्लूडिंग रेलवे स्ट्राइक भी की गई थी हमारे देश में। तो मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो थे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी, किस तरीके से एक्सटर्नल रिलेशन को लेकर के चलना है फॉरेन पॉलिसी को। इंडियन पॉलिटिक्स जो थी इसमें ना ब्रॉड एग्रीमेंट भी देखने को मिला कि पॉलिटिकल पार्टीज ना नेशनल इंटीग्रेशन पे फोकस करती थी। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज की हमारी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की नेशनल इंटरेस्ट में हमारे देश के लिए क्या भला है क्या सही है ना, देयरफॉर जो है 1962 से लेकर के 1971 तक जो है इंडिया ने 3 वॉर झेली, है ना? मतलब आज़ादी के बाद में जो है पहले तो 1947 में ये सब झेलना पड़ा, ओके, पार्टीशन वगैरह, फिर उसके बाद में 1962 से 1971 तक हमें 3-3 वॉर झेलनी पड़ी, ओके। तो डिफरेंट प पार्टीज़ जो है इस टाइम पर पावर में आने लगी थी। फॉरेन पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी जो तो उतना रोल नहीं था फॉरेन पॉलिसी का जो पार्टी पॉलिटिक्स में, ओके, तो ये चीज़ें भी देखने को मिली थी। ओके, तो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, तो इसके बारे में दिया हो, इंडिया ने अपोज किया था इंटरनेशनल ट्रीटीज को, जो कि नॉन प्लोरिफिकेशन मतलब जो बढ़ावा नहीं देती हैं न्यूक्लियर जो चीजों को, ठीक है, तो वो बढ़े ना, तो सेलेक्टिवली एप्लीकेबल थी न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर। मतलब कि P5 मेंबर्स जो है यूके, यूएसएसआर, ठीक है? और यूएसए, चाइना और फ्रांस, इनके पास में न्यूक्लियर पावर था। ओके? ये लोग कह रहे थे कि हमारे पास बस रहेगा, मतलब कि अब जो है न्यूक्लियर पावर कोई नहीं भी नहीं बन पाएगा, अब किसी को नहीं सॉरी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाना चाहिए। तो इससे क्या होता, मोनोपोली हो जाती 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स की। इंडिया ने अपोज किया, ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, ठीक है? तो इंडिया ने बोला कि इसको नहीं साइन करेंगे, ओके? और हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी साइन नहीं किया था। इंडिया ने कंडक्ट किए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। ये जो है ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था हमारे देश में जब अब्दुल कलाम सर थे ना, तो उस टाइम पर 1998 में जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। ठीक है, तो कैपेसिटी कि हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस, ओके। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान भी फिर उसके बाद में जो है न्यूक्लियर पावर बन गया था, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो है हमारे ऊपर सस्पिशियस हो रहे थे, ठीक है, चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जो है हमारे देश में भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए गए, चाइना में भी, सॉरी पाकिस्तान में भी, तो दोनों कंट्रीज़ जो है न्यूक्लियर पावर बन गई थी, तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे बहुत सारे। कई सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि डॉलर नहीं यूज़ कर सकते, ट्रेड नहीं, लोन नहीं मिलेगा, तो ज़माने भर के सैंक्शन लगाए जाते हैं। ओके, बाद में जो है हमारी न्यूक्लियर जो डील भी हुई थी यूएस के साथ में, फिर सैंक्शंस वगैरह भी हमारे हट गए थे। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसा, पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन को भी बच्चों की तरह वो खेल सकते हैं, ठीक है? पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस जो प्रोफेस किया हमने कि हम नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी लेकर के चलेंगे, है ना? कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। ओके, तो इंडिया की कमिटमेंट थी ग्लोबल के लिए, ठीक है? ग्लोबल लेवल में नॉन डिस्क्रिमिनेटली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लेकर के चलो, आप न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाओ। अगर खत्म करेंगे तो सारे लोग न्यूक्लियर वेपन खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रीज के पास में रहेगा। आज के टाइम पर ना 9 देशों के पास में है, P5 ये हो गए, इंडिया के पास में है, पाकिस्तान के पास में है, इज़राइल के पास में है, ठीक है, ईरान के पास में है, और नहीं, ईरान के पास में नहीं, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन का देश, ठीक है? तो उसके पास में भी है।
शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो क्या हो रहा था कि आप जो है चैप्टर 6 में भी और चैप्टर 8 में भी पढ़ोगे, कई सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है पावर में आ रही थी 1977 से, ठीक है? अब हमारे यहाँ कोएलिशन एरा भी शुरू हो रहा था, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो पावर में आ रही थी। तो इस टाइम पे ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी जो कई सारी चीजें देखने को मिली थी, चेंज हो रही थी। ओके, तो जनता पार्टी जो थी वो पावर में आई थी 1977 में। इन्होंने अनाउंस किया था कि ये नॉन अलाइनमेंट को लेकर के चलेंगे। इसका मतलब था कि प्रो सोवियत टिल्ट जो था फॉरेन पॉलिसी में, तो इसको करेक्ट किया जाएगा। मतलब पहले क्या था कि यूएसएसआर की तरफ हमारा टिल्ट बढ़ गया था 1971 में जो है यूएसएसआर ने हमको सपोर्ट किया था, है ना? तो इसको जो है हम चेंज करेंगे, ठीक है? तो सारी गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस हो गई चाहे नॉन कांग्रेस हो गई, उन्होंने इनिशिएटिव को मतलब कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ को कि हम रिलेशन सुधारेंगे चाइना के साथ में और यूएस के साथ में भी अपने जो टाइज़ लेकर के चलेंगे, है ना? रिलेशन बनाएँगे। इंडियन पॉलिटिक्स जो थी एंड इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी ना, वो लिंक्ड थी 2 क्वेश्चन से। मतलब हमारे सामने 2 सवाल थे। फर्स्ट कि इंडिया जो है पाकिस्तान मतलब कि इंडिया के जो रिलेशन रहेंगे पाकिस्तान के साथ में, ठीक है? और जो इंडो यूएस रिलेशन है उसके बारे में, ठीक है? तो 1990s के बाद में ना हमारा जो ना रूलिंग पार्टी जो थी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। मतलब जो गवर्नमेंट में पार्टी थी, उनको जो है क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके अगेंस्ट में बोलते थे क्योंकि वो लोग जो है प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी लेकर के चल रहे थे। 1991 में जो है हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म भी किए गए थे, ठीक है? तो उसकी वजह से जो है ओपन किया गया था मार्केट, है ना? फॉरेन पॉलिसी जो है इसमें आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे चलती है, जो हमारे देश के लिए सही होगा, जो देश के हित में होगा वही काम किया जाता है। इन द पीरियड आफ्टर 1990s के बाद में रशिया जो है तो ये इम्पोर्टेंट फ्रेंड भी रहा इंडिया का। ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि हम जो है यूएस के साथ में भी अपने रिश्ते सुधार रहे थे, साथ-साथ जो है हमारा रशिया भी इम्पोर्टेंट फ्रेंड था, ठीक है? तो पर जो है रशिया की उतनी प्रेज़ेंस जो प्रीएमिनेंस थी वो ख़त्म हो रही थी, मतलब रशिया की उतनी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही थी, ठीक है? क्योंकि ना 1990s में जो है अ, यूएसएसआर ब्रेकअप हो गया था ना, टूट गया था, ठीक है? कोलैप्स हो गया था यूएसएसआर का। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी शिफ्ट हो गई थी, प्रो यूएस स्ट्रैटेजी हो गई थी, ठीक है? बिसाइड कंटेम्परेरी आज के टाइम पर बात करें तो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। आज के टाइम पर ना क्योंकि सारी जो इकोनॉमीज़ कनेक्टेड हैं, ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, हर देश जो है एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोविड के टाइम पर सप्लाई रुक गई थी, इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी क्योंकि हर देश एक-दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, चीज़ें खरीद के लाई जाती हैं। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं आज के टाइम पर इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? इंटरनेशनल सिचुएशन जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, ठीक है? हमारे जो है चाइना के साथ में भले ही बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, पर हमारा चाइना के साथ में ट्रेड भी बहुत चलता है, ठीक है? यूएस और चाइना के बीच में जो है इतनी राइवलरी चलती है मतलब ट्रम्प जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं चाइना को, ठीक है? आर यू एमपी? पर जो है ये अ, चाइना के साथ में ट्रेड बहुत होता है यूएस का भी, ठीक है? तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है, तो इससे इम्पैक्ट होती है इकोनॉमिक चीज़ों से भी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट से भी, ठीक है? एट द सेम टाइम इंडिया के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, इसमें कई सारे नए डेवलपमेंट देखने को मिले इस टाइम पर। कश्मीर आज के टाइम पर भी मेन इश्यू ही बना हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है? कई सारे एफर्ट्स लगाए गए कि नॉर्मल हो जाए रिलेशन, पर पाकिस्तान का टेररिज्म कुछ नॉर्मल होने ही नहीं देता है ना? दिस मीन्स दैट कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, सिटीजन्स का मूवमेंट भी हुआ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी किया गया, दोनों कंट्रीज से एनकरेज किया गया, पर सिचुएशन उतनी नहीं बनी है ना, चीज़ें खराब होती जाती हैं पाकिस्तान के साथ में। डू यू नो ट्रेन और बस सर्विस ऑपरेट करती है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ना ये मेजर अचीवमेंट था रिसेंट टाइम में क्योंकि ना जो मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन और बस चलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो वॉर वगैरह की सिचुएशन खत्म हो जाएँगी, ठीक है? 1991 1999 में फिर से कारगिल वॉर हुई थी हमारी, है ना? इवन आफ्टर इस सेटबैक के बाद में पीस प्रोसेस चलता रहा, है ना? एफर्ट किए गए कि बातचीत के थ्रू सॉल्व कर ली जाएँ चीज़ें, पर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि पाकिस्तान जो है टेररिज्म फैलाता रहता है ना? बार-बार इंडिया के ऊपर अटैक करता है। ओके? तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगा लेक्चर? आपको समझ में आया क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें? तो आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।